So hello guys, myself Arjun. I welcome you all to my channel. So today in this video we are going to start the next chapter for class 12 computer science. ठीक है, first and second chapter we have already done and now we are going to start another chapter that is functions. ठीक है, अगर आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर नहीं करा है तो वो कर लेना, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस। अगर वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट फंक्शंस इन पाइथन। आखिर फंक्शंस होते क्या हैं पाइथन में? हम फंक्शंस कर तो रहे हैं पाइथन। अब इसका ये नहीं मतलब कि पाइथन में फंक्शन करने आएगी तो पाइथन के फंक्शन है क्या क्या काम करती है वो सब नहीं। पाइथन में फंक्शन क्या चीज़ होती है, वो एक ऐसा सब प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का एक ऐसा पार्ट होता है जो डाटा पे एक्ट करेगा और उसके बाद वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, फंक्शन एक प्रोग्राम का ही पार्ट होगा। ठीक है, मैं आपको लास्ट में प्रोग्राम दिखाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, प्रोग्राम का ही पार्ट होगा फंक्शन, जो कि डाटा पे एक्ट करेगा और उसके बाद कोई वैल्यू रिटर्न भी करेगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस है द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न टू यूज़ फंक्शन इज़ दैट इट मेक्स प्रोग्राम हैंडलिंग ईजियर। यानी कि ये प्रोग्राम को जो हैंडलिंग करने का मेथड होता है उसको ईजी कर देता है, प्रोग्राम के साइज को रिड्यूस करता है। ठीक है, रिड्यूस प्रोग्राम साइज। ठीक है, एंड मेक प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द प्रोग्रामर एंड मेकिंग प्रोग्राम मैनेजमेंट ईजियर। ठीक है, मेकिंग प्रोग्राम मैनेजमेंट ईजियर यानी कि प्रोग्राम को रीडेबल अंडरस्टैंडेबल बनाएगा और दूसरा प्रोग्राम की मैनेजमेंट को ईजी कर देगा। प्रोग्राम मैनेजमेंट यानी कि प्रोग्राम को एक तरीके से प्रोग्राम की जो हैंडलिंग होती है उसी को ईजी कर देगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या आते हैं, फंक्शंस के टाइप्स क्या आते हैं, तो इसमें ध्यान दें। 3 टाइप आते हैं हमारे पास। कौन कौन से टाइप्स आते हैं? पहला बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो पाइथन में ऑलरेडी हैं, जिनका जो कि प्री डिफाइंड है, जिनका ऑलरेडी एक मीनिंग पाइथन में स्टोर है। ठीक है, एंड आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज, हम उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन डिफाइंड मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स पाइथन की जो लाइब्रेरीज होती हैं उनमें ऐसी कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक ही टाइप के सारे फंक्शन स्टोर होते हैं। ठीक है, तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो मॉड्यूल्स में स्टोर होते हैं, वो प्री डिफाइंड होते हैं और उनको तभी यूज़ करा जा सकता है जब मॉड्यूल इंपोर्ट होगा। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में, जो 4th चैप्टर है आपका यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी, उसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो कि प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन कर जाते हैं फंक्शन। ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है पाइथन की, जिनकी कोई मीनिंग नहीं है पाइथन के बिल्ट इन पाइथन का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, वो प्रोग्रामर के द्वारा जनरेट करे जाते हैं। ठीक है, फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर क्या होता है? फंक्शन समझने से पहले हमें सबसे पहले एक बात समझनी है कि आखिर फंक्शन हेडर क्या होता है। जो फंक्शन का सबसे पहली लाइन होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन बिगेंस विद द फंक्शन को डिफाइन करता है और वो डेफ से शुरू होता है। डेफ ये वर्ड होता है। डेफ एक तरीके से डेफिनेशन को डिनोट करता है, पर इसकी कोई वैसे फुल फॉर्म नहीं है डेफिनेशन। ठीक है, ये डेफ है जो फंक्शन को डिफाइन करने में काम आता है, और हमेशा कॉलोन्स जो साइन है ना कॉलोन्स का, इससे ख़त्म होगा, और इसमें नेम होगा फंक्शन का, और उसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो वैल्यूज फंक्शन में यूज़ होंगी। ठीक है, वो सब हो गए पैरामीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन बॉडी की बात करें। अब देखो, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कॉलोन्स दिए, तो जाहिर सी बात है जब मैं एंटर दबाऊंगा तो इंडेंटेशन में आएगा। तो इंडेंटेशन में जो स्टेटमेंट्स आएंगी, मैं स्टेटमेंट्स लिखूंगा, वो सारी फंक्शन के बीनीथ आएंगी, और वो सब जो इंडेंटेशन में आएंगी, जो स्टेटमेंट्स इंडेंटेड स्टेटमेंट्स होंगी, वो सब फंक्शन की बॉडी के अंदर आती हैं। ठीक है, वही सब डिसाइड करते हैं कि आखिर फंक्शन का
फंक्शन करेगा क्या, ठीक है। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स वो होते हैं जो कि पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं फंक्शन हेडर में, जिनको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी कहा जाता है और फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। बात आर्ग्यूमेंट्स की बात करें, दीज आर द वैल्यूज दैट पास थ्रू फंक्शन कॉलर, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज एक्चुअल पैरामीटर्स और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। फंक्शन जब कॉल करते हैं, हम कैसे करते हैं अभी बताऊंगा। फंक्शन जब कॉल करते हैं तो वहाँ पे जो वैल्यूज़ पास करी जाती हैं, वहाँ से जो वैल्यू दी जाती हैं वो सब क्या होती हैं? वो सब होती हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और जो फंक्शन का जो हेडर होता है उसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं जो वैल्यूज गेन होती है फंक्शन कॉलर से, ठीक है। तो वो सब क्या होती हैं? पैरामीटर्स। इनको पैरामीटर्स के अंदर लिखा जाता है और उन्हें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अब हम फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं हम सबसे पहले। जैसे फंक्शन है हमारे पास, हाँ ये फंक्शन दे रखा है, मैंने यहाँ पे डेफ यूज़ करा, देखो मैंने डेफ का यूज़ करा। डेफ क्या करेगा? ये फंक्शन को डिफाइन करेगा और फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लाई, ठीक है। फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है मल्टीप्लाई, ठीक है। और उसके पैरामीटर्स क्या दिए हुए हैं? जो वैल्यूज़ यहाँ पे गेन होंगी वो वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई क्या है? पैरेंथेसिस के अंदर है और ये सब क्या है? पैरामीटर, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इंडेंटेशन में टू स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, यानी कि फंक्शन बॉडी को डिनोट कर रहे हैं। जो ये वाले जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों फंक्शन बॉडी को डिनोट कर रहे हैं। अब जो मेन पार्ट आता है फंक्शन का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेन जो पार्ट आता है फंक्शन का, ठीक है, यहाँ से आता है मेन पार्ट फंक्शन का। ये मेन स्टार्ट होता है प्रोग्राम का। जो मेन पोर्शन जो होता है वो ये होता है जो स्टार्टिंग में शुरू होता है, ठीक है। अब ये जो था ये तो था फंक्शन का पार्ट, ठीक है। और जो बच गया वो है मेन पार्ट। फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग इस पार्ट को मेन पार्ट कहा जाता है, ठीक है। मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम या मेन सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने प्रोग्राम कॉल कर दिया, ठीक है। अब कॉल क्यों करा? जब तक मैं कॉल नहीं करूँगा तब तक कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको रन नहीं करेगा, ठीक है। इसको रन नहीं करे तब तक रन नहीं होगा जब तक मैं इसको कॉल नहीं करूँगा फंक्शन। क्या होगा? पहले कंपाइलर इंटरप्रेटर या डेफ वाली लाइन में आएगा, जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे आएगा। अब डेफ पढ़ते ही समझिएगा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, पर जब तक कॉल नहीं होगा वो नहीं आएगा। फिर वो सीधा आएगा यहाँ फोर्थ लाइन में, ठीक है। फोर्थ लाइन खाली है तो अब फिफ्थ लाइन क्या है? फिफ्थ लाइन है कमेंट वाली लाइन। तो कमेंट वाली लाइन को अब कमेंट वाली लाइन तो इग्नोर होगी, ठीक है। तो उसके बाद ये फोर्थ लाइन से सीधा जाएगा सिक्स लाइन पे। सिक्स लाइन में वो पता रहेगा ए इक्वल्स टू 2, फिर बी इक्वल्स टू 3 पड़ेगा, फिर यहाँ पे पड़ेगा मल्टीप्लाई ए बी, ठीक है। अब ए बी क्या है? आर्गूमेंट जो कि फंक्शन कॉलर में दी जा रही हैं। ए बी क्या है? आर्गूमेंट जो फंक्शन कॉलर में दी जा रही हैं। तो यहाँ पे जब फंक्शन कॉल हुआ तो और वैल्यूज़ क्या आ गई? ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब ये यहाँ से जाएगा दोबारा से फंक्शन पर, ठीक है। जहाँ पे फंक्शन कॉल हो गया दोबारा से फंक्शन पे जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई एक्स वाई। अब जो वैल्यू ए की थी वो वैल्यू एक्स की होगी और जो वैल्यू बी की थी वो वैल्यू वाई की होगी। ये बात आपने समझनी है, ठीक है। जो वैल्यू ए की थी वो वैल्यू एक्स की होगी और जो वैल्यू बी की थी वो वैल्यू वाई की होगी, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे नीचे इंडेंटेशन में आएगा क्योंकि अब उसे पता लग गया एक्स वाई की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू में वाई आ गया, ठीक है। जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू में यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देगा और फिर प्रिंट जेड यानी कि आंसर 8 दे देगा। अगर अब मैं इसको रन करूँ, मैंने सेव करा प्रोग्राम और फिर मैंने रन करा तो मेरे को आंसर मिल गया हाँ जी 6, सॉरी 2 इंटू 3 6, ठीक है। आंसर मेरे को मिल गया 6, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और समझा रहा हूँ। जैसे मैंने एक्स वाई पैरामीटर्स पास कराए, अगर मुझे वाई की वैल्यू यहीं पे देनी हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ बी की वैल्यू जो वाई की वैल्यू 3 ना हो के वाई की वैल्यू 4 हो,
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे y इक्वल्स टू 4 दे दूँगा, ठीक है, y इक्वल्स टू 4 दे दूँगा, ठीक है, और कंट्रोल प्लस एस दबाऊँगा और फिर जब प्रोग्राम रन करूँगा तब मेरे पास क्या आएगा आंसर, 6 आया। अच्छा, मैंने y इक्वल्स टू 4 दिया ना, ये फिर डायरेक्ट 4 आएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अच्छा हाँ समझ में आ गई मेरे को बात, हाँ समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे y इक्वल्स टू 4 दिया, अब मैंने यहाँ पे b हटा दिया, ठीक है, b मैंने हटा ही दिया, ठीक है, और फिर जब मैंने रन करा सेव करके तब मेरे को आंसर 8 मिला। ये इसका क्या फंडा था, अब ये समझ लो। जो y इक्वल्स टू 4 मैंने यहाँ पे दिया, ये तभी यूज़ होगा जब तक कोई पीछे से वैल्यू नहीं आएगी। मान लो अगर आर्ग्यूमेंट से y की कोई वैल्यू जा रही है तो y में वही वैल्यू स्टोर होगी, पर अगर आर्ग्यूमेंट से वैल्यू जा ही नहीं रही, पास ही नहीं कर रही, तो पैरामीटर्स में y की जो अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है तो आ जाएगी, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड वेरिएबल के नाम से शोन हो जाएगा एज अ एरर, ठीक है, एज एन एरर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। अब एक चीज़ और, जैसे मैंने यहाँ पे a दिया तो a की वैल्यू x ही क्यों गई, y क्यों नहीं गई। जो चीज़ आप पहले दोगे वो पहले पे ही निशाना मारेगा, ठीक है, जो चीज़ आप पहले दोगे वो पहले पे ही निशाना मारेगा, जो चीज़ आप पहले दोगे वो पहले पे ही निशाना मारेगा, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, मैंने बाई चांस मान लो यहाँ पे b दिया, ठीक है, और यहीं पे मैंने z भी दे दिया, जैसे मैंने यहीं पे z भी दे दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे होगा कि अब a की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे z नहीं देते हैं, t देते हैं, क्योंकि z आगे वेरिएबल के नाम से गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, a मैंने 2 दिया, ठीक है, फिर मैंने b दे दिया 3, ठीक है। अब a की वैल्यू 2 गई, b की वैल्यू 3 गई एज अ आर्ग्यूमेंट। अब वहाँ पे क्या रिसीव होगा, वहाँ पे x की वैल्यू 2 रिसीव होगी, b की वैल्यू t की वैल्यू 3 रिसीव होगी एज अ पैरामीटर, ठीक है। अब y इक्वल्स टू 4 था, ध्यान रखें जब भी आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं वो हमेशा लास्ट से शुरू होगी, हमेशा 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 लास्ट से शुरू होगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और जब आप आर्ग्यूमेंट देते हो तो आर्ग्यूमेंट जो पैरामीटर में जाएगा वो शुरू फर्स्ट से होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टी की भी वैल्यू कुछ दे दी, टी की वैल्यू मैंने 2 दे दी, ठीक है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो बी का जो निशाना बनेगा 2 पे जाएगा, टी पे जाएगा, ठीक है। तो मैं, ठीक है, a 2 था, b 3 था, तो a x जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई, t की वैल्यू अब 3 आ जाएगी, क्योंकि b का निशाना t पे जाएगा, y पे निशाना नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई c वैल्यू नहीं है। आई बात आनी, जब भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू शुरू करोगे लास्ट से शुरू करोगे फंक्शन कॉलर में, ठीक है, फंक्शन हेडर में, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट से जो वैल्यू जाएगी कॉलर, फंक्शन कॉलर में से जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जाएगी वो फंक्शन हेडर में क्या होगा, पैरामीटर्स में शुरुआती से शुरू होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 ही वैल्यू दी, अब बाई चांस मान लो मैंने दोनों की वैल्यू हटा दी, मैंने यहाँ पे दे दिया, एक तो दे दिया प्रिंट टी और दूसरा प्रिंट, ठीक है, ठीक है। तो मैंने जब सेव करके जब प्रोग्राम रन करा तो मुझे क्या मिला, मुझे यही मिला कि टी की तो वैल्यू आ गई, ठीक है। हाँ, मुझे इसमें क्या मिला, मुझे इसमें यही मिला कि जब आर्ग्यूमेंट पास करी तो आर्ग्यूमेंट 2 थी पर पैरामीटर्स 3 थे। ए की वैल्यू आ गई, एक्स को वैल्यू मिल गई, टी को वैल्यू मिल गई, वाई को तो वैल्यू मिली ही नहीं, तो फिर वो फंक्शन आगे रन कैसे होगा। जब तक वैल्यू नहीं आएगी तब तक फंक्शन रन नहीं होगा।
आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। और अगर मैं उसी में y की वैल्यू 4 दे दूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूँ और रन करूँ प्रोग्राम, तो वैल्यू आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू 3 प्रिंट हुई, ठीक है, टी की वैल्यू 3 प्रिंट हुई जो कि बी की थी, और वाई की वैल्यू 4 यूज हुई, तो आंसर जेड की वैल्यू 8। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जब भी आप पैरामीटर्स में वैल्यू देते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो हमेशा लास्ट से शुरू होगी। आप यहाँ पे जब तक टी को वैल्यू नहीं दोगे तब तक एक्स को वैल्यू नहीं दे सकते। एक्स को अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हो तो पहले आपको टी को वैल्यू देनी पड़ेगी या फिर टी नाम का वेरिएबल हटाना पड़ेगा, तो ये आप जाके एक्स को दे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जब तक आप टी को नहीं दोगे तब तक आप एक्स को नहीं दे सकते, और टी को भी आप तभी दोगे जब तक वाई को नहीं मिलेगी, तो हमेशा लास्ट से शुरू होगा। अगर आप लास्ट से पहले फर्स्ट को दोगे यानी कि वहाँ पे एरर शो होगा, और जो आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू पैरामीटर्स में जाएगी तो वो सबसे पहले क्या होगा, आर्ग्यूमेंट की वैल्यू जो पैरामीटर्स में जाएगी तो वो क्या होगा, हमेशा फर्स्ट से स्टार्ट होगा, यानी कि ए की जो वैल्यू गई एक्स को मिली, बी की वैल्यू टी को मिली, वाई की डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास पहले से ही थी। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वेटिंग फॉर माई वीडियोज, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।